लखनऊ का एक बड़ा मशहूर इलाका है जियामऊ। वहाँ पे एक पूर्व मंत्री रहते थे, लक्ष्मी शंकर यादव। लक्ष्मी शंकर यादव का एक ज़मीनी विवाद चल रहा था बसपा के मंत्री अंगद यादव से। वो ज़मीन के कब्जेदारी का मामला देख रहा था रमेश कालिया। अब रमेश कालिया को बात करने के लिए बुलाया पूर्व मंत्री लक्ष्मी शंकर यादव ने, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। दोनों ही लोगों को अच्छी तरीके से जानता था रमेश कालिया। वो पहुंचा मंत्री जी के घर और उनसे बात करने के लिए सामने बैठा। वो कह रहा था कि मंत्री जी ठीक है, ये मामला हम लोग देख लेंगे। तभी किसी बात पे गुस्सा हो गए पूर्व मंत्री और कहने लगे कि जो है तुम देख लोगे, तुम्हारी इतनी औकात, दिमाग खराब है तुम्हारा। एक दो बातें कहते भद्दी, उनको गालियां दी। उसके बाद फ़ोन उठाया हजरतगंज पुलिस को मिलाने के लिए। तभी रमेश कालिया उठा और उसने अपनी 315 बोर का जो है वो कट्टा निकाला और 2-3 दाग दिए मंत्री जी के ऊपर और मंत्री जी वहीं ढेर हो गए। सनसनी फैल गई पूरे लखनऊ में। कौन था ये रमेश कालिया जो इतना बेखौफ था, जो कांग्रेस के पूर्व कद्दावर मंत्री पे गोली चलाने के लिए जिसने कुछ भी नहीं सोचा। और उसके एनकाउंटर के लिए पुलिस को इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी कि बाकायदा एक बारात निकाली गई जिसमें पुलिस वाले ही दूल्हा बने, दुल्हन बने, बाराती बने और उसके बाद पहुंचे, उसके घर को घेरा और फिर बहुत देर तक दोनों साइड से फायरिंग हुई और आखिर में रमेश कालिया मारा गया। तो हम शुरू करते हैं रमेश कालिया की कहानी। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अभिवादन स्वीकार हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ के चिन्हट के पास का एक गांव है जिसको कहते हैं निषाद नगर। वहां रहने वाला एक बालक था जिसका नाम था रमेश यादव। रमेश यादव का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक दिन वो बहुत ज़्यादा, उसके पिता उसके ऊपर नाराज थे, उसको डांट रहे थे। तभी उसके पिता के फूफा यानी रमेश यादव के बाबा अयोध्या प्रसाद यादव वहां पहुंच गए। चिन्हट का एक गांव था बागामऊ, वहां के रहने वाले थे अयोध्या प्रसाद। उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ लिया और कहा आपसे ये रमेश यादव हमारे गांव में ही रहेगा, वहीं पढ़ाई करेगा। फूफा की बात टाल नहीं पाए और उन्होंने अपने बेटे को अयोध्या प्रसाद के साथ बागामऊ भेज दिया। नियति को कुछ और मंजूर था क्योंकि रमेश यादव को अब रमेश कालिया बनना था। कैसे शुरू होता है ये सफर? असल में बागामऊ जो गाँव है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके की पार्टी बंदी चलती थी। दूसरा पक्ष था रघुनाथ प्रसाद यादव का, यानी रघुनाथ प्रधान। गांव में एक ज़मीन थी, उसको लेके दोनों ही पक्ष में विवाद चल रहा था और वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इसी बीच एक दिन मौका पाकर रघुनाथ ने अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। वो छोटा सा बालक जिसको लेके आए थे अयोध्या प्रसाद, उसको ये बात बहुत नागवार गुजरी और आक्रोश उसके मन में पलने लगा। लेकिन रघुनाथ प्रसाद का जो पूरा कुनबा था वो इतना बड़ा था कि वो डोमिनेट कर रहा था और उसके आगे ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब अयोध्या प्रसाद की हत्या के बाद उनका जो परिवार था उसका तो उस गांव में रहना ही मुश्किल पड़ गया था। उनके बेटे शिवराज अपने सभी भाइयों के साथ गाँव छोड़कर चले आए और लखनऊ के डिगडिगा, जहाँ अब मतलब गोमती नगर है, वहां पे आकर बस गए। बालक रमेश को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसका कहना था कि हम अपना ही गांव छोड़कर क्यों आए हैं। और जब बताया गया कि नहीं, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो बालक रमेश ने कहा कि आने वाले समय में मैं इन सब का उस गांव में तो क्या, पूरे लखनऊ में रहना मुसीबत कर दूंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमेश अब 17 साल का हो चुका था। वो हर वक्त शिवराज के साथ ही रहता था। अब एक दिन शिवराज के ऊपर फिर हमला हो जाता है, ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, लेकिन किसी तरीके से शिवराज भागने में सफल हो जाता है। रमेश शिवराज से कहता है कि अब बहुत हो गया, अब बदला लिया जाएगा। रेकी शुरू होती है। एक दिन रघुनाथ कहीं जा रहे होते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं मोटरसाइकिल से और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं रघुनाथ प्रसाद के ऊपर, लेकिन रघुनाथ बच जाते हैं। रघुनाथ का सीधे टच उस परिवार से था जो उत्तर प्रदेश की सरकार पे काबिज हो चुका था। खासकर रघुनाथ के जो है वो शिवपाल सिंह जो उस वक्त के मंत्री थे, उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे। पुलिस कार्रवाई होती है और शिवराज के साथ पहली बार रमेश जेल पहुंच जाता है और रमेश यादव यहीं से बनता है रमेश कालिया, क्योंकि जेल में उसकी एक खूंखार अपराधी सूरज पाल से मुलाकात होती है। अब क्योंकि सूरज पाल भी रघुनाथ का दुश्मन था, ये लोग भी रघुनाथ के दुश्मन थे, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहीं से गहरी दोस्ती हो गई। यही नहीं, जेल में अपराध के सारे तरीके भी रमेश कालिया ने सूरज पाल से सीख लिए। अब हुआ कि पानी सर के ऊपर हो गया है, कुछ ना कुछ करना है। तो सूरज पाल ने कहा कि गोरखपुर में एक बहुत ही शार्प शूटर रहता है, हम उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर हमला करे। बात तय हुई और उस किलर ने जो है
AK-47 और 3 लाख रुपए की डिमांड की। डील फाइनल हो गई और आखिर में वो किलर जो गोरखपुर का रहने वाला था, जो कि बहुत ही खतरनाक शूटर था, जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, उसकी एंट्री होती है लखनऊ में सबसे पहले सूरजपाल के जरिए। रैकी की जाती है लखनऊ में। पशुपालन विभाग का ऑफिस है, वहाँ पे रघुनाथ अपने भाई शंभू के साथ आते हैं और किसी काम से अंदर चले जाते हैं। अब यहीं पे गाड़ी पहुंचती है, रघुनाथ तो बच जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, लेकिन रघुनाथ का जो भाई होता है शंभू, उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और AK-47 से शंभू यादव को छलनी कर दिया जाता है। ये वो टाइम था जब लखनऊ में पहली बार AK-47 की गूंज सुनाई दी थी, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में AK-47 दर्ज नहीं की गई थी। शंभू की हत्या होती है और उसके कुछ दिनों के बाद जब ये लोग जेल से छूटते हैं तो सबसे पहले रघुनाथ के एक और खास आदमी किशोरी को मार गिराते हैं। जेल से छूटने के बाद सूरजपाल उसके भाई चंद्रपाल के साथ रमेश कालिया अब अपराध जगत में एंट्री कर चुका था और जाति दुश्मनी के साथ साथ लखनऊ में उसने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। रंगदारी और वसूली की शुरुआत हो चुकी थी और शुरू में हमने आपको बताया कि इसके बाद लखनऊ में पूर्व मंत्री लक्ष्मी शंकर यादव को गोलियों से भून डाला जाता है। रमेश कालिया उसको भूनता है। रमेश कालिया का जब इस हत्याकांड में नाम आता है तो फिर लखनऊ में उसका दबदबा कायम हो जाता है। अब इसी बीच लखनऊ में एक और हत्या होती है। सूरजपाल के मामा थे राम शुक्ल, उनके किसी दोस्त की। मामा भांजे से बताते हैं तो एक दिन जो है सूरजपाल बैठे होते हैं, तभी रमेश कालिया पहुंचता है और कहता है कि क्या बात है। तो बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा मामला हो गया है। तो रमेश कहता है कि चलो निकलो, किसने मारा है वो पता है? कहते हैं हाँ पता है। यामाहा मोटरसाइकिल जिस पे बैठ के अकेला जाता था हत्या करने अक्सर रमेश कालिया, 315 बोर का वो कट्टा लगाता था और पहुंचने के बाद वो चाहे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो चाहे सन्नाटे वाला इलाका हो, और फौरन वो गोली चला देता था। रमेश कालिया के पास लिस्ट थी कि कैसे मर्डर हुआ, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो लखनऊ में एक बड़ी मशहूर नीलकंठ स्वीट्स है, उसके सामने एक मैकेनिक की शॉप है। वो मैकेनिक जो था उसने मोटरसाइकिल मुहैया कराई थी उन लोगों को जिन्होंने वो हत्या की थी उनके मामा के दोस्त की। तो ये सबसे पहले पहुंचता है नीलकंठ के सामने, उस मैकेनिक को बुलाता है और मैकेनिक जैसे ही पास आता है ये गाड़ी पे बैठा बैठा उसको गोली मार देता है और उस मैकेनिक की हत्या हो जाती है। वहाँ से करने के बाद ये नरही पहुँचता है। नरही में एक और व्यक्ति होता है बद्री प्रसाद नाम का, उसके ऊपर तड़ातड़ गोली चलाता है और भगदड़ मचती है। और उसके बाद फिर तीसरी तलाश में 7 हमले उस दिन लखनऊ में उसने किए थे, जिसमें से 4 या 5 लोगों की हत्या हुई। अब रमेश कालिया आतंक का पर्याय बन चुका था। लखनऊ में जितने भी रेलवे ठेकेदार थे या बिल्डर्स थे या लखनऊ के जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे PWD के, इन सब से वसूली शुरू हो चुकी थी रमेश कालिया के द्वारा। इसी बीच 1998 में सूरजपाल का एनकाउंटर हो जाता है उत्तराखंड में। सूरजपाल जब मारा जाता है तो गैंग लीडर हो जाता है रमेश कालिया। अब यहाँ से एक डॉन के तौर पे रमेश कालिया ने काम करना शुरू कर दिया था। रमेश कालिया जैसे ही डॉन बनता है तो उसकी जान पहचान हो जाती है और उसके सर पे हाथ आ जाता है रायबरेली के एक बाहुबली नेता अखिलेश सिंह का। ये वो समय था जब सुल्तानपुर लखनऊ जो है हाईवे बन रहा था, तेजी से विकास हो रहे थे और जितने भी ठेकेदार थे या जितने भी अधिकारी थे उन सब से प्रोटेक्शन मनी वसूल रहा था रमेश कालिया। दहशत तो इतनी थी कि अगर किसी दिन पता चल जाए कि रमेश कालिया PWD के ऑफिस आने वाला है तो चीफ इंजीनियर से लेके जूनियर इंजीनियर तक ऑफिस छोड़कर भाग जाया करते थे। अब आया 28 अक्टूबर 2002 का वो दिन जिस दिन रमेश कालिया अपने सबसे बड़ा इंतकाम लेने वाला था। बाराबंकी में पेशी लगी हुई थी एक हत्याकांड के मामले में। रघुनाथ प्रसाद उसमें गवाही देने आए थे रमेश कालिया के खिलाफ और उनको पता था कि आज तो पेशी है, तो पेशी के दौरान ये लोग कुछ ऐसा करेंगे नहीं। रघुनाथ प्रसाद अपने 2 साथियों के साथ एम्बेसडर कार से बाराबंकी न्यायालय पहुंचे थे। उसी बीच रमेश कालिया वहां घाट लगाए बैठा था। उसको पता था कि पेशी में जब आए हैं तो ज़्यादा असलहे इनके पास होंगे नहीं। रमेश कालिया की हिम्मत ये थी, इतना ज़्यादा वो निडर हो चुका था कि उसने तय कर लिया कि पेशी से जब निकलेंगे तब इनका काम तमाम कर देंगे। उस दिन पेशी पे रमेश कालिया नहीं पहुंचा और वो घाट लगाए रास्ते में बैठा था। पेशी के बाद रघुनाथ अपनी एम्बेसडर कार से वापस जा रहे थे।
लखनऊ। इसी बीच एक टाटा सूमो जिसपे नंबर प्लेट टूटी हुई थी, वो उस कार का, एम्बेसडर कार का पीछा करने लगी। ड्राइवर को कुछ संदेह हुआ, उसने बताया भी रघुनाथ से, तो रघुनाथ ने कहा कि है साला किसकी इतनी हिम्मत है। खैर ये लोग पहुंचे तो सफ़ेदाबाद क्रॉसिंग पड़ती थी, उस ज़माने में वही एक रास्ता था, क्रॉसिंग अक्सर बंद रहती थी उस वक्त भी, क्योंकि काल आ गया था इसलिए क्रॉसिंग बंद थी। वहाँ पे जैसे ही गाड़ी रुकी, सुमो आई बाएं साइड में, उसके बाद एक मोटरसाइकिल आई, दोनों तरफ से हमला हुआ, राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाने लगी। एक गोली रघुनाथ का कनपट्टी चीरती हुई निकल गई और उनका पूरा भेजा उसी कार के शीशे में चिपक गया। 2 लोग मारे गए थे इस हत्याकांड में। उसके बाद हाहाकार मच गया, क्योंकि उस वक्त रघुनाथ समाजवादी पार्टी के ठीक ठाक नेता बन चुके थे। शिवपाल सिंह यादव जो कि कद्दावर मंत्री थे, उनके वो बहुत खास आदमी कहलाते थे। उनकी हत्या से तो हंगामा ही मच गया। रघुनाथ की हत्या के बाद तो उनके परिवार के निडर लोग भी डर गए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब इधर से जवाबी कार्रवाई की जाए। अब तो रमेश कालिया का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। सिर्फ अगर लखनऊ में कोई चुनौती देने वाला था तो वह था लखनऊ का बाहुबली नेता अजीत सिंह। अजीत सिंह समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे। उसी बीच एमएलसी का चुनाव आ गया। मामला था 2003 का। लखनऊ और उन्नाव की जो निकाय चुनाव की सीट है, उससे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। लालजी टंडन चाहते थे कि अजीत सिंह के खिलाफ रमेश कालिया की पत्नी चुनाव में उतरे। उन्होंने रमेश कालिया को बुलाकर समझाया, तो आखिर में रमेश ने अपनी पत्नी को अजीत सिंह के खिलाफ चुनाव में उतार दिया। ये बात सत्ता में बैठे मंत्रियों को बहुत नागवार गुजरी। अच्छा खैर, ये चुनाव हो रहा था, चुनाव लड़ रही थी। इसी बीच एक दिन अजीत सिंह क्योंकि चुनाव में रहते थे तो लखनऊ वापस आ रहे थे उन्नाव से, और रास्ते में जब उनको देखा कि वो अकेले वापस जा रहे हैं तो रमेश कालिया ने उनको दौड़ा लिया। अब सोचिए चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान पीछा किया। अजीत सिंह ने एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी और भाग के वो पेट्रोल पंप के अंदर बंद करके शरण ले ली। उन्होंने फायरिंग हुई, लेकिन अजीत सिंह इस मामले में बच गए। अब इस हमले के बाद तो जैसे एक आफत हो चुकी थी। अब कहा जा रहा था कि ये तो रमेश कालिया या अजीत सिंह में से कोई एक ही लखनऊ में बचेगा, क्योंकि अजीत सिंह का भी बहुत सिक्का चलता था और रेलवे का कोई भी टेंडर बिना अजीत सिंह के खुल नहीं सकता था। रेलवे में पूरी तरीके से अजीत सिंह काबिज। खैर चुनाव अजीत सिंह जीते और एमएलसी हो गए। एमएलसी होने के बाद एक बार जो है उन्नाव में उनकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। बर्थडे पार्टी थी और शबाब कबाब सब चल रहा था, हर्ष फायरिंग हो रही थी, लोग मज़े कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। इसी बीच एक गोली चलती है। गोली जो है वो अजीत सिंह का कनपट्टी चीरती हुई पार निकल जाती है। अजीत सिंह गिर पड़ते हैं, उनके साथ उनके सारे गनर भी मौजूद थे, पूरा प्रोटेक्शन था। लेकिन ये गोली किसने चलाई कुछ पता ही नहीं चला कि उस भीड़ में कब रमेश कालिया आया और कब उसने अजीत सिंह के सिर पर निशाना लगाया, सटीक फायर किया और गोली जो है अजीत सिंह की ज़िंदगी समाप्त करके चली गई। अब ये वो हत्याकांड था जिसके बाद सरकार की नाक में दम हो चुका था। कहा जा रहा था कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने लखनऊ में एक खास ऑफिसर पोस्ट किया जिसका नाम था नवनीत सिकेरा। नवनीत सिकेरा की एक पूरी टीम बनाई गई। वो टीम नज़र रख रही थी कि किस तरीके से रमेश कालिया को घेरा जाए, उसके बाद उसका एनकाउंटर किया जाए। लखनऊ का कैंट का जो एरिया है वहाँ पे एक जगह है नीलमथा, वहाँ पे अपना घर बना रखा था रमेश कालिया ने, और उसके घर के 200 मीटर दूर तक खाली मैदान था। वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता था। एक अगर रोड के ऊपर भी आप किसी की गाड़ी रुक जाती थी तो वहाँ रमेश कालिया के लोग खड़े रहते थे। वो फ़ौरन पूछते थे तुमने गाड़ी यहाँ कैसे रोकी, और फ़ौरन वहाँ से हटा देते थे। तो उसके अंदर जाना ही कमाल की बात थी। उस एरिया में जाना, रमेश कालिया अंदर है कि नहीं है ये पता करना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन नवनीत सिकेरा की जो टीम थी वो इतनी मजबूत थी कि कोई दूध वाला बन के बाकायदा केन वेन लगा के साइकिल में, कोई जो है सुबह जो है लघु शंका के बहाने वो वहाँ से रैकी करते रहते थे, पता करते रहते थे कि यहाँ पे मूवमेंट कैसे चल रहा है, रमेश कालिया कब आता है कब जाता है। बाकायदा पूरा गेटअप में करके पुलिस वाले उधर से गुजरते रहते थे और नज़र रख रहे थे। प्लान चल रहा था, रोड मैप तैयार हो रहा था। आखिर में एक बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग हुई नवनीत सिकेरा के नेतृत्व में। ये तय किया गया
कि वहां से हम लोग एक बारात लेके निकलेंगे। बकायदा उसमें दूल्हा होगा, एक पूनम नाम की लेडी कांस्टेबल थी, उसको उसमें दुल्हन बनाया गया था, बाराती थे, एक वैन के अंदर दुल्हन को बैठाला गया था, पीछे से एक जो है वो ट्रेवलर, टेम्पो ट्रेवलर था जिसको मिनी बस कहते हैं, उसमें सारे जो है बाराती जनाती करके बैठा ले गए थे, बैंड बाजे का इंतज़ाम था। और जो आगे वो जो गाड़ी चल रही थी जिसमें दुल्हन बैठी थी, उसका जो ड्राइवर था एकदम बहुत कमज़ोर टाइप का, एक पुराना सिपाही उसमें रखा गया था जो देखने में न लगे। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो जब तेज़ धुआं करके ये गाड़ी जो है बंद हो गई। तो जैसे ही गाड़ी वहाँ पे बंद हुई तो 2 आदमी थे, वो फ़ौरन वहाँ पे निकल आए असलहे लेके। उनका कैसे यहाँ पे गाड़ी रोकी, तो उसने बताया कि साहब ये गाड़ी बंद हो गई है, वह हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ था कि एक इम्तियाज़ नाम का एक बिल्डर था, उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी रमेश कालिया ने। उसने भी बताया था जाके नवनीत सेकेरा साहब को कि ऐसा ऐसा मामला है। तो पूरा प्लान किया गया था, उसको एक नोकिया का एक फ़ोन आता है, उसको ऑन करके उसकी पॉकेट में रखा गया। जो बाकायदा पुलिस वाले जो टीम वहाँ पे थी वो सुन रही थी, तो इम्तियाज़ को भेजा गया। वो सिर्फ 1 लाख रुपए लेके गया था, रमेश कालिया के सामने गया, उसने कहा कि अभी हमारे पास पैसों का इंतज़ाम था नहीं, सिर्फ ये 1 लाख रुपए। तो गड्डी देख के गुस्सा आ गया बहुत कस के रमेश कालिया, उसने वो रुपए उसके उठा के फेंके और भद्दी भद्दी गालियाँ दी। उसके बाद एक फायर, ठाए से फायर हुआ अंदर। तो फायर हुआ तो पुलिस वाले समझे ना कि उसको, इम्तियाज़ को उन्होंने मार दिया है। उसके बाद जो पुलिस वाले उतर के आए थे, गाड़ी से उतर आए थे, वो बड़े बड़े बुके लिए हुए थे, उनके अंदर AK-47 जो है वो रखी हुई थी। तो जब अंदर से वो फायर की आवाज़ सुनाई दी तो फिर अब ये इन लोगों का कंट्रोल खो गया और इधर से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले उन 2 लोगों को मारा, तड़ता फायरिंग दोनों साइड से करीब आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। फिर उसमें कई लोग जो है वो रमेश कालिया के मारे गए। आखिर में जब ये लोग अंदर एंटर हुए तो वो पीछे के साइड से रमेश कालिया निकल के भागा। एक नाला पड़ता है, वहाँ पे जाके वो फंस गया और उसके बाद पुलिस ने उसको वहाँ पे मार गिराया। तो श्री प्रकाश शुक्ला, जिसका एक बहुत बड़ा कुख्यात नाम था, उसके बाद जो कोई अगर पनप रहा था लखनऊ में तो वो था रमेश कालिया। रमेश कालिया जो एक बच्चा था और अपने बाबा का बदला लेने के लिए उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद वो अपराध जगत में कितना खतरनाक अपराधी, किस तरीके से उसने एंट्री की और किस तरीके से वो एक खूंखार डॉन बन गया, उसकी ये पूरी कहानी थी, जिसको एनकाउंटर के लिए पुलिस को बाकायदा बारात निकालनी पड़ी थी। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।